जुल्फों को गिरा के पलकों को चुराना सीखा है कहाँ से ये जादू चलाना। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जो है सामने निकल करके आ रही है और कहीं ना कहीं आप सभी लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है सामने निकल करके आ रही है। देखिए, जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इस बार जीडीएस की भर्ती में क्या कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और काफी सारे कैंडिडेट मुझसे ये पूछा करते हैं कि सर ये बताइए कि जो 70% 80% वाले स्टूडेंट हैं उनको किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए जिससे कि उनका सिलेक्शन जो है हो सके। तो उसके बारे में भी मैं आपको यहां पर प्रॉपर जानकारी देने जा रहा हूं। बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के रिगार्डिंग में ये जो जनवरी शेड्यूल 1 करके वैकेंसी आएगी तकरीबन 42,356 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आपको जनवरी 2025 में देखने को मिल जाएगा। जिसमें कि अगर मैं पदों की बात करूंगा तो 3 प्रकार के पद जो है शामिल होंगे, जैसे कि बीपीएम जिसे हम लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं, उसके अलावा एबीपीएम जिसे हम लोग असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं, और उसके अलावा डाक सेवक के पद पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए, आपने बता दिया है कि जनवरी 2025 में जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, लेकिन ये बताइए कि कितनी तारीख को ये भर्ती जो है आ जाएगी, इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं कि विभाग की तरफ से अभी यहां पर किसी प्रकार कोई भी ऑफिशियल जानकारी जो है नहीं दी गई है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो मुझे सूचना मिल रही है उसी के आधार पर मैं आपको चीजें बता रहा हूं। लेकिन मुझे यह सूचना मिली है कि 20 जनवरी 2025 तक, जी हां दोस्तों, यानी कि 20 जनवरी 2025 तक इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है पूरी तरीके से रिलीज कर दिया जाएगा और उसके बाद आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन जो है इस वैकेंसी में कर सकते हो। आप सभी लोग को मालूम है बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। 23 सर्कल से स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली जाती है। कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपके पास जो है योग्यता होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगा जाएगा, रिक्वायरमेंट क्या मांगा जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, जितने भी पीएच हैंडीकैप स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है एज को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा यहाँ में एज में जो है रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर ये बताइए एज को काउंट कब से किया जाएगा, यानी कि जो एज की गणना की जाएगी वो कब से की जाएगी। तो दोस्तों, जो फॉर्म का लास्ट डेट होगा ना, तकरीबन 20 दिन का समय आपको दिया जाएगा इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और जो फॉर्म का लास्ट डेट होगा उसी डेट से आपकी एज की गणना की जाएगी, उस डेट से। और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि सर मेरे 17 साल हुए हैं, 17.5 साल हुए हैं, 17 साल 8 महीने हुए हैं, 10 महीने हुए हैं। तो दोस्तों, इस स्थिति में आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक आपका एज जो है 18 साल ना हुआ हो, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए, एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों से यहाँ पर मात्र 100 रुपये लिया जाता है। उसके अलावा एससी, एसटी, फीमेल और जितने भी पीएच हैंडीकैप है उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप सभी लोग इस वैकेंसी में बिल्कुल निःशुल्क ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन प्लस बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन के तौर पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं मांगा जाता है कुछ भी। केवल 10वीं की परीक्षा अगर आपने पास कर रखा हो किसी भी बोर्ड से तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लेकिन इस बार जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीपीएम के लिए अप्लाई करते हो और उस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। या फिर ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन आवेदन तो आप कर ले
जाओगे, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, मान लीजिए कि मेरिट सूची में आपका नाम आ जाता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहां पर आपसे जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर अभी आपके पास नहीं है तो अभी आप लोग बिल्कुल बैठे मत रहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर का कोई भी छोटा मोटा कोर्स जो है आप सभी लोग कर सकते हो। मिनिमम 90 डेज यानी कि 90 डेज से ऊपर का होना चाहिए कंप्यूटर का कोर्स, ठीक है ना। उसके अलावा लोकल लैंग्वेज आपके पास जो है इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। जिस भी सर्कल से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि अब कोई कैंडिडेट उड़ीसा से फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है तो उसको उड़िया लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि यूपी से अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर हिंदी लोकल लैंग्वेज चलती है, ठीक है ना। तो आपको हिंदी पढ़ना, लिखना, समझना आना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली जाएगी तो वहां के लोकल लैंग्वेज को भी आपको आना चाहिए, तभी आप वहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। और अंत में आपको साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाने का भी नॉलेज जो है होना चाहिए। अब देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर बीपीएम के पोस्ट पर सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। 18,000 रुपये आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है तो आपको जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 16,000 के अराउंड में, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है। सैलरी इसलिए ज़्यादा नहीं दिया जाता है क्योंकि आपको मालूम है मात्र 4 से 5 घंटे की ड्यूटी होती है, और यही रीजन है कि यहाँ पर सैलरी जो है थोड़ा सा कम दिया जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार की भर्ती है, तो इसमें आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम देने का भी कोई भी झंझट नहीं है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए जीडीएस की भर्ती में इस बार क्या कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। तो देखिए सबसे बड़ा बदलाव इस बार ये होगा कि 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड कराया जाएगा, जो कि बहुत ही सही बात है। क्योंकि देखिए 10वीं की मार्कशीट स्कैन करके जब अपलोड नहीं कराया जा रहा था तो क्या हो रहा था दोस्तों कि बहुत ज्यादा मात्रा में फर्जीवाड़ा हो रहा था। ये चीज आपको भी पता है। यानी कि जिस भी कैंडिडेट के 60% मार्क्स हुआ करते थे, 70% मार्क्स हुआ करते थे, वे क्या करते थे कि बढ़ा करके 100% कर दिया करते थे। उनका मेरिट सूची में नाम आ जाता था, लेकिन वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है नहीं जाते थे, और इस प्रकार से जो है कई सारी सीटें रिक्त रह जाती थी। तो इसी धांधली को रोकने के लिए यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करके इस बार अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे मांगा जाएगा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। आप लोग अगर आपके पास नहीं है तो अभी जो है आप सभी लोग ये कोर्स जो है कंप्यूटर का कोई भी छोटा मोटा कोर्स कर सकते हो। मिनिमम 90 डेज से ऊपर का ये कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। अब चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि आपको मालूम है इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। यानी कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर आपका मेरिट जो है तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं बल्कि 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो इंगेजिंग अथॉरिटी, और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा जो है होता है, ठीक है ना। और दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होना जरूरी है, तभी जाकर के आपका जो है आगे की प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि मेडिकल होगा और उसके बाद आपको जो है ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चयन प्रक्रिया जो है यहाँ पर बिल्कुल सिंपल रखा गया है, कोई बहुत ज्यादा कठिन चयन प्रक्रिया नहीं है, ठीक है ना। अब सबसे लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा ना तो देखिए अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग यहाँ पर काम होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन बीपीएम के पोस्ट पर होता है तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से जो काम रहेगा ना वो ऑफिस वर्क रहेगा। वहीं पर अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है तो पूरी तरीके से यहाँ पर आपका जो है फील्ड वर्क रहने वाला है, ठीक है ना। अब जैसे काम क्या करना पड़ेगा सर ये बताइए, तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे डाक पार्सल हो गया, डाक डिलीवरी वगैरह जो है आपको करना रहेगा घर घर जा करके। उसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना पड़ेगा, डाक टिकट व स्टेशनरी की बिक्री करना पड़ेगा। उसके अलावा खाते खोलने पड़ेंगे, टारगेट को पूरे करने पड़ेंगे। यानी कि जो आपके जो अधिकारीगण है ना वहां से उनकी तरफ से जो भी टारगेट आपको मिलता है कि 1 महीने में आपको 20 खाते खोलने हैं, 15 खाते खोलने हैं, तो वो खाता आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि पूरे खाते अगर आप नहीं भी खोल पाते हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपके जो अधिकारीगण हैं उनकी तरफ से जो है थोड़ा सा प्रेशर बना रहता है। उसके अलावा जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। रिकॉर्ड हैंडलर डिवाइस का रखरखाव अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। बेसिकली बीपीएम के काम की अगर मैं बात करूंगा तो आपका जो काम रहेगा पूरी तरीके से ऑफिस
ऑफिशियल वर्क रहेगा और एबीपीएम का जो काम रहता है ना, एबीपीएम और डाक सेवा का जो काम रहता है वो ऑफिस वर्क भी हो सकता है, साथ ही साथ आपको फील्ड वर्क भी यहाँ पर दिया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए कि इस बार जो है कट ऑफ कितना जाएगा, मतलब कि ये बताइए कि किस सर्कल का कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना लिख करके कि 70% और 80% वाले जो कैंडिडेट हैं वे किस सर्कल से उनको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए जिससे कि उनका सिलेक्शन जो है हो सके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ, हिंदी भाषी सर्कल से आप सभी लोग बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन जो है बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये जो 44,228 सीटों पर जो भर्ती आई थी ना, इसमें आप सभी लोग को मालूम है अभी 2 दिन पहले जो है 6वीं मेरिट सूची आई हुई है। आप सभी लोग जा करके देखिए, इसका जो PDF है ना मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। मेरिट सूची अगर आप उठा करके देखोगे ना तो ज़्यादातर कैंडिडेट का जो कट ऑफ इस बार गया है 95%, 96%, 97% आपको हिंदी भाषी सर्कल का कट ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन बात करेंगे असम सर्कल का, उड़ीसा सर्कल का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का, तो इन सभी एरियाज का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाता है। तो आपके अगर इतने परसेंटेज मार्क्स है ना 70% या फिर 80% मार्क्स है तो आपको नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, आपको असम से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। उसमें से भी देखिए कई सारे डिवीजन होते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका लोकल लैंग्वेज क्या है, यानी कि जो भी आपके हाई स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ा होगा लोकल लैंग्वेज का उसी सर्कल से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, ठीक है ना। ये नहीं कि मान लीजिए वहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो है असमिया चलता है, आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आप वहाँ से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान दे करके आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 4-5 सर्कल का नाम मैंने आपको बताया है जहाँ से आप अगर फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपके सिलेक्शन के जो चांस रहेंगे ना वे ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, देखिए जितने भी कैंडिडेट जो है कोविड के टाइम पे प्रमोट किए गए हैं, पास किए गए हैं ना, जीडीएस की इस भर्ती में उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है मिलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि उनको प्रमोट किया गया था, आप सभी लोग को मालूम है। और ज़्यादातर कैंडिडेट को जो परसेंटेज है ना हाई स्कूल में 98%, 99% और 100% है। तो इन कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जीडीएस की इस भर्ती में। वे फॉर्म को अप्लाई करते हैं और उनको आता हो कुछ या फिर ना आता हो उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका सिलेक्शन जो है आसानी से हो सकता है, आसानी से हो जाता है, यही हकीकत है, ठीक है ना। तो सरकारी भर्ती है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, लूट सको तो लूट लो और वही लूटेगा बंदा जो कि और वही लूट सकता है जिनको सही तरीका पता होगा। जिनको सही तरीका नहीं पता होगा वो जीडीएस की नौकरी प्राप्त जो है नहीं कर सकते हैं। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी आपको देना था। देखिए 20 जनवरी से पहले इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया जाएगा। 42,356 पोस्ट के रिगार्डिंग में इस बार नई भर्ती का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस भर्ती के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।